नमस्कार और जय हिंद। मैं नीलम सिंह आज आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद कृत छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद कृत आत्मकथ्य। पहले मैं आप लोगों के समक्ष आत्मकथ्य की पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँगी। हंस पत्रिका जिसका संपादन मुंशी प्रेमचंद किया करते थे, उसके अंतर्गत आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। इसके अंतर्गत यह तय हुआ कि उस समय के जितने भी प्रसिद्ध कवि थे, रचनाकार थे, वे अपनी आत्मकथा लिख करके पत्रिका में संपादित होने के लिए देते थे। लोगों ने श्री जयशंकर प्रसाद के समक्ष अपनी आत्मकथा लिखने का अनुग्रह किया। तो जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने के पक्ष में नहीं थे, वे इसके विरोधी थे, क्योंकि उनके अनुसार आत्मकथ्य लिखने का मतलब होता है जीवन के संघर्ष एवं दुखों को या जीवन के हर एक पहलू को पूरी तटस्थता के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों के समक्ष रखना। और जहाँ तक जयशंकर प्रसाद का मानना था, उनका यह मानना था कि लोग दूसरों के जीवन के दुखों को, संघर्षों को सुनकर केवल उसका उपहास उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और कोई उसका साथी नहीं होता है। तो इसी आत्म संघर्ष में लिखी गई, इसी के विरोध में लिखी गई यह कविता है आत्मकथ्य। आइए प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के समक्ष श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत आत्मकथ्य, जो कि आपकी पुस्तक का एक अंश भी है। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तो मधुप गुनगुना कर कह जाता, कवि इसमें अपने मन रूपी भौरे को संबोधित करते हुए कहते हैं। मधुप यानी मन, क्योंकि आज उनका मन बहुत बेचैन है कुछ कह देने के लिए, तो वो अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, आज तुम मधुप के समान गुनगुना करके अपने जीवन की कौन सी कहानी कह देना चाहते हो। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, हे मेरे मन, मधुप रूपी मन, आज तुम मधुप के समान गुनगुना कर अपने जीवन की कौन सी कहानी कह देना चाहते हो। तो बच्चों मैं बता दूं, यहाँ पर मधुप मन को कहा गया है। आपकी परीक्षा में यह पूछा भी जाता है कि मधुप कहकर कवि किसको संबोधित कर रहा है, तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं कि मधुप कहकर कवि अपने मन को संबोधित कर रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मुरझाकर, तो जीवन के जितनी भी यादें हैं वह आज मुरझा करके वे पत्तियां गिर रही हैं। यादें आज एक के बाद एक कवि को याद आ रही हैं, जीवन के बीते हुए पल कवि को याद आ रहे हैं। तो कवि कह रहा है कि आज जितने भी स्मरण थी, जितनी भी चीज़ें जीवन में घटित हुई हैं, घटनाएं जीवन में घटित हुई हैं, चाहे वह सुखद हो चाहे वह दुखद हो, वह आज एक के बाद एक याद आकर के मुझे बेचैन कर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। बच्चों यहाँ भी प्रश्न पूछता है कि यहाँ पे किसे जीवन इतिहास कह करके क्या कवि कह रहा है। तो यहाँ जीवन इतिहास अर्थात साहित्य रूपी इतिहास में यह लोग इस गंभीर अनंत नीलिमा यानी साहित्य रूपी असीमित नीलिमा में, आकाश में, क्योंकि साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आत्मकथा कह करके दूसरों को सुनाते हैं। और कवि के अनुसार वे अपनी आत्मकथा नहीं कहते हैं, बल्कि लोगों को एक माध्यम दे देते हैं उनका उपहास उड़ाने के लिए। क्योंकि जब वो आत्मकथा, ऐसे कुछ लोग जो अपनी आत्मकथा कहते हैं तो अपने जीवन के सारी बातों को बताते हैं, जिसे सुन करके लोग उनका उपहास कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर मतलब साहित्य रूपी गंभीर विचारणी अनंत नीलिमा में, असीमित आकाश में असंख्य लोग ऐसे हैं, असंख्य लोग
लोगों का जीवन इतिहास पड़ा हुआ, कवियों का, रचनाकारों का, लेखकों का, कहानीकारों का जीवन इतिहास पड़ा हुआ है, आत्मकथा का पड़ा हुआ है। और यह लोग करते ही रहते, ये लोग अपने मुख से ही अपने जीवन की बातों को बता करके अपना उपहास उड़वाते रहते हैं, लोगों को मसाला देते हैं, लोगों को मैटर देते हैं, बातें देते हैं कि लोग उनके जीवन के विषय में बातें कर करके उनका उपहास उड़ाएं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तब भी तुम कह रहे हो कि मैं अपने मन की दुर्बल बातों को लोगों को बता दूं। तो बच्चों यहाँ पे पूछता है कि कवि क्यों मना कर रहा है, कवि क्यों यह बात लोगों को, क्यों यह बात कहना चाहता है कि वह आत्मकथा लिखने के पक्ष में क्यों नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि कवि आत्मकथा लिखने के पक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि वह अपना उपहास उड़वाना नहीं चाहता है, वह लोगों को अपने उपहास उड़ाने के लिए लोगों को अपने विषय में बताना नहीं चाहते। तो अब आगे की पंक्तियां सुनिए। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो ऐसे लोग जो कवि को आत्मकथा लिखने के लिए अनुग्रह करते हैं, उनको संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि ये मेरे साहित्यकार दोस्तों, साथियों, तुम मुझे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हो, आप लोग मुझे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो उसका परिणाम क्या होगा? तुम सुनकर सुख पाओगे। मेरी आत्मकथा को, मेरे जीवन की बातों को सुनकर तुम्हें बहुत रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, मेरी घटनाओं को, रहस्यों को जानकर तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन मेरे हृदय का क्या होगा? जिन अपनी यादों को मैंने अपने हृदय में संजो कर रखे हैं, सहेज कर रखे हैं, जिनके सहारे मैं जिंदा हूँ, वह रिक्त हो जाएगा। मेरा यह मन रूपी गागर पूरी तरह से रिक्त हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने जीवन की बातों को सुना दूंगा, उसे सुन करके तुम्हें तो आनंद की प्राप्ति होगी कि तुमने मेरे जीवन के विषय में जान लिया, लेकिन उसका परिणाम मेरे ऊपर यह होगा कि मेरा मन रूपी गागर पूरी तरह से खाली हो जाएगा। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने, मेरे खाली करने वाले दोस्तों, जो मेरे मन के रस को लेकर के, मेरे बीती हुई बातों को, कहानियों को लेकर के जो आनंदित होंगे, उसका परिणाम यह भी हो सकता है कि कहीं मेरे जीवन की बातों को सुन करके आप अपने आप को ही अपराधी न स्वीकार करने लगे। कहीं आपको ऐसा न लगे कि आप ही मेरे जीवन को रिक्त करने वाले हैं, मेरे जीवन की यादों को समाप्त करने वाले हैं। तो बच्चों अब आगे की पंक्ति का सुनिए आप। यह विडंबना अरी सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। यह विडंबना अरी सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। सरलते कवि किसको कह रहा है? अपने मन को कह रहा है। उस कवि का मन जो सरल है, जो कि सीधा है, भोला है, जो दूसरों की बातों में आकर के अपने मन की, अपने अंदर छिपे हुए सारे रहस्य को, जीवन की सारी व्यथाओं को कह देना चाहता है। कवि अपने उसी सरल मन को संबोधित कर रहा है, कह रहा है कि अरे यह विडंबना, यह कितने दुख की बात है। ऐ मेरे मन, सरल मन, यह कितने दुख की बात है कि मैं
जो जिन यादों को, जीवन की जिन घटनाओं को मैंने सहेज के रखा है तुम्हारे भीतर, उसे मैं दूसरों को दे दूं, उसे मैं दूसरों को दे दूं ताकि वह आनंदित हो और तेरा मजाक उड़ाए, तेरे सरल मन का मजाक उड़ाए, तेरा परिहास करे, तेरा उपहास करें, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाओं में। इसका मतलब है कि ये जो जीवन है, मेरा मन, कवि कह रहा है मेरा मन हमेशा से ही सरल रहा है, सीधा रहा है, या हमेशा दूसरों की बातों में आता रहा है। तो कवि कह रहा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो बहुत करीबी लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ समय समय पर बहुत सारा छल किया है, जिसे मैंने अपने हृदय में दबा कर रखा है, कभी किसी के सामने नहीं कहा। तो वह कह रहा है कि यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाओ में, ये विडंबना ये मेरे सरल मन, यह कैसा दुर्भाग्य है कि मैं जिन रहस्यों को, जिन जीवन की गाथाओं को मैंने अपने मन में छिपा कर रखा है, क्या उसे मैं दूसरों के सामने रख दूं ताकि वह तेरे इस सरल मन का उपहास उड़ाए, भूले अपनी या प्रवंचना, मैं अपने दुखों को भूल जाऊं या औरों की प्रवंचना मतलब दूसरों के द्वारा किए गए छल को मैं उनको बता दूं ताकि उन्हें यह बोध हो कि उन्होंने मेरे साथ किस प्रकार का छल किया है। क्योंकि जब मैं आत्मकथा कहूँगा तो उसमें केवल मेरे हितैषी ही नहीं होंगे, बल्कि वे लोग भी होंगे जिन्होंने मेरे साथ छल किया है। और जब वे इन सारी बातों को सुनेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा और कि उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया है, और मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली बातों की। बच्चों, यह उज्ज्वल गाथा कवि जो है वह अपने बीते हुए जीवन के कुछ सुखद क्षणों को भी याद करता है। वह अपने जीवन के संघर्षों को ही नहीं बल्कि सुखद क्षणों को भी याद करता है और कहता है कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। दुख की बात तो छोड़ दो, जिन्होंने मेरे साथ छल किया वो बात तो छोड़ दो, मेरे संघर्ष की बात तो छोड़ दो, लेकिन मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी था जब मेरे जीवन में सुखद क्षण आए थे, सुख के पल आए थे, तो और वो मेरे जीवन को हमेशा ताजगी देते हैं, उन्हें मैं याद करके खुश हो जाता हूँ। तो ऐसे उस समय के सुख के दिनों की उस कहानियों को मैं कैसे कहूँ, मधुर चांदनी रातों की बात मैं कैसे कहूँ, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। वह सुख के क्षण जिस समय मैं खिलखिला कर हंस देता था, जिस सुख में से मैं आनंदित होता था, और जिस सुख के बारे में आज भी सोच करके मैं अपने दुखों को भूल जाता हूँ, उस सुख को मैं दूसरों के सामने कैसे न तो मैं किसी के सामने अपने संघर्ष की बात कह सकता हूँ, न तो मैं किसी के द्वारा किए गए छल की बात कह सकता हूँ, और न ही मैं किसी के सामने अपने जीवन में आए उज्जवल रातों की सुखद क्षणों की बात ही कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब मेरा अपना निजी मामला है और इनके सहारे मैं जीवित रहता हूँ, और इसे किसी के सामने किसी भी अवस्था में प्रकट नहीं कर सकता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखो गे क्यों मेरी कंथा की। कवि यहाँ अपनी स्मृतियों को अपने जीवन का सहारा मानता है, अपनी उन यादों को, चाहे वह सुखद हो दुखद हो संघर्ष के हों, उन स्मृतियों को अपने जीवन का सहारा मानता है। वह उन्हें शांत भाव से सुनने की इच्छा प्रकट करता है। कवि का कहने का मतलब यह है, कवि कहना चाहता है कि यदि मैं अपनी उन जीवन के क्षणों को, अपनी उन स्मृतियों को आपके सामने रखूँगा तो यह मेरे साथ बहुत अन्याय होगा, क्योंकि मैंने उसे बहुत सहेज करके तह करके अपने मन में रखा है, और अगर उसे मैं अब आप लोगों के समक्ष कहूँगा
तो इसका मतलब है कि उसमें बिखराव आ जाएगा। बच्चों, जिस प्रकार से पंथा का मतलब होता है लुगदी, जो कि आप देखते होंगे कि घर में एक साड़ी के ऊपर दो साड़ी, दो साड़ी के ऊपर तीसरी साड़ी लगा करके फिर उसे सिलाई धागे, सुई और धागे से उसकी सिलाई की जाती है और उसे बिछाने के काम में आता है। और कोई भी राही उसे अपने साथ लेकर चलता है। तो कवि कह रहा है कि मैंने भी अपने जीवन के छड़ों को सहेज करके रखा है। अब उसे बताने का मतलब है कि उसे बेकार करना, उसे तितर बितर करना। जिस प्रकार से लुगदी को आप अगर उसकी सिलाई को खोलेंगे तो वह किसी काम का नहीं रह जाता है, वह वस्त्र किसी काम का नहीं रह जाता है, लुगदी किसी काम का नहीं रह जाता है। तो वैसे ही मेरे जीवन में मेरी वे यादें मेरे जीने का सहारा हैं। अब यदि उन्हें मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वह सही नहीं होगा। क्या छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में छोटे से जीवन में बड़ी बड़ी कथाएं आई हैं। उन जीवन की कथाओं को मैं आपको कैसे बताऊं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कह रहा है कि इस संसार में बहुत सारे अपना जीवन इतिहास कहने वाले हैं। आप लोग उनमें अपनी रुचि दिखाइए, उनके जीवन इतिहास जो सुख खुश होकर के अपने जीवन की बातों को बताते हैं, आप उनके जीवन की बातों से आनंद लीजिए। और मेरे लिए भी यही अच्छा होगा कि मैं दूसरों की बातों को सुनता रहूं और स्वयं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। ए मेरे शुभचिंतकों, जो मेरी आत्मकथा को सुनना चाहते हैं, मेरी उनसे एक ही प्रार्थना है कि आप मेरी आत्मकथा सुनकर के मेरी भोली आत्मकथा को सुनकर क्या करेंगे। अभी तो समय भी नहीं बीता है जब मैंने अपने दुखों को, अपने अभावों को सहते सहते मैं थक गया हूँ और अब मैं उसे एक तरफ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसीलिए मैं जीवन की परिस्थितियों के थपेड़े खाकर जीवन में पीड़ा, कष्ट आदि परिस्थितियों के थपेड़े खाकर किसी तरह मैं आगे बढ़ चला हूँ। तो मुझे मेरे हाल में रहने दीजिए। मैं उन्हें अब किसी के सामने कहना नहीं चाहता। अब तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं दूसरे के जीवन की घटनाओं को सुनता रहूं और खुद मौन रहूं। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को यह कविता पसंद आई होगी, इसका अर्थ समझ में आया होगा। अभी मैं आप लोगों के समक्ष इसमें उपर्युक्त अलंकार और रस की बात करूंगी, जो कि आपके परीक्षा में अत्यंत उपयोगी होगा और इसे आप अंत तक सुनेंगे। तो बच्चों, अब बात करते हैं इस कविता में प्रयुक्त कवि द्वारा अलंकारों की बात। तो मधुप मन रूपी भौरे को कहा गया है। गागर रीति यहाँ भावहीन मन का प्रतीक है। कवि यहाँ अपने मन को भावहीन कह रहा है, जिसमें कोई भाव नहीं है। चांदनी रातें सुखद दिनों के प्रतीक है। हंसी उड़ाना यहाँ मुहावरा है। खिलखिला हंसते होने में अनुप्रास अलंकार है। खिलखिला में और हंसते होने में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आते आते में पुनरुक्ति अलंकार है। सुबह का मानवीकरण किया गया है। इसमें बिंब योजना है। मधुमाया में भी अनुप्रास अलंकार है। प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा तत्सम शब्दों का, यानी कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्मृति पाथेय में रूपक अलंकार है। कथा में दो अर्थ निहित है, गुदड़ी और अंतर्मन। यहाँ पर कवि एक तरफ गुदड़ी, जो मैंने बताया कि बिछौना होता है, और दूसरे अपने अंतर्मन, जहाँ उसने अपने मन में अपने दुखों को सहेज रखा है, समेट रखा हुआ है। प्रश्न अलंकार है। प्रश्न, इसमें बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ प्रश्न अलंकार भी कर सकते हैं। इसकी भाषा सरल, सुबोध और भाव के अनुकूल है, जो हृदय स्पर्शी हैं। और इसमें पद्यांश में तुकांत है। तुकांत का मतलब एक पद दूसरे से मिलता जुलता है। तो बच्चों, इसी के साथ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा, पसंद, और आपके परीक्षा में यह उपयोगी होगा। आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे अंत तक सुनें। धन्यवाद।